Hello. Today we'll start the new topic that is criticisms of the law. हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पशंस देखे थे डीएमयू के। अब जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसको कुछ मतलब क्रिटिसिज्म भी है। अब क्रिटिसिज्म्स क्या होते हैं? बेसिकली when the law is made there are certain economists who also criticize to the law. ओके मतलब जैसे हर कॉइन की दो साइड्स होती है, वैसे ही हर लॉ के कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। सो क्रिटिसिज्म से इसका मतलब ये नहीं कि लॉ परफेक्ट नहीं है, लॉ इटसेल्फ इज अ परफेक्ट, बट दीज आर द कमेंट विच हैव बीन पास्ड बाय सर्टेन इकोनॉमिस्ट टू द लॉ। सी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कुछ 4-5 पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे आप इसको क्रिटिसाइज किया गया है। ओके, लेट्स सी। The law of the first criticism states that unrealistic assumptions। आपको याद है हमने पहले assumptions पढ़े हैं इसके। तो जो assumptions है मतलब इस लॉ को स्टडी करने के लिए कुछ assumptions, कुछ गाइडलाइंस दी गई है, वो गाइडलाइंस को यहाँ पे क्या बोला गया है? अनरियलिस्टिक। ओके, अब देखा जाए तो ऑब्वियस है क्योंकि जो लॉ अप्लीकेबल है उसके अंदर जो भी कंडीशंस है उसमें के सारी की सारी तो नहीं, बट कुछ ऐसे ही कंडीशंस है जिसको अनरियलिस्टिक बोल सकते हैं। ओके, या अवास्तविक हम बोल सकते हैं। सी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी is based upon various assumptions like homogeneity, continuity, consistency, rationality, etc. अब ये कुछ assumptions है जो लॉ को स्टडी करने के पहले हमें क्या करना है? ओके, ध्यान में रखना है। बट कुछ इकोनॉमिस्ट का बोलना यह है कि ये चीज क्या है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड अपॉन द वेरियस असम्पशंस लाइक होमोजेनिटी मतलब चीजें कैसी होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी, चीजों को कंटिन्यूसली कंज्यूम करना है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंस, ओके, मतलब कोई गैप नहीं होना चाहिए। देन रैशनैलिटी, अ पर्सन शुड बी इन अ माइंडसेट that he should be aware of what is right and what is wrong. Okay, so but in reality it is difficult to fulfill all these condition at a point of time. ये सारी चीजें पॉसिबल है बट सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे एक ही समय पे अप्लाई करना क्या है? पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस जो अजम्पशन है इनको क्या बोला गया है? अनरियलिस्टिक। ओके, देन सेकंड है कार्डिनल मेजरमेंट। अब कार्डिनल मतलब क्या होता है? देखिए, जिसको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। सी the law assumes that utility can be expressed cardinally so it can be added। इस लॉ का क्या बोलना है कि हम जो भी यूटिलिटी है उसको कार्डिनली मेजर कर सकते हैं, मतलब नंबर्स में हम उसको काउंट कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। कंपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड थ्रू एक शेड्यूल बना के, एक टेबल बना के हम इन चीजों को क्या बता सकते हैं। बट इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। देखिए, बट वास्तविकता क्या है? ये रियलिटी क्या है कि हम यूटिलिटी को कार्डिनली मतलब नंबर्स में हम नहीं बता सकते। जैसे आप अगर धूप में से घर पे आए और आपने एक गिलास पानी पिया तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरी यूटिलिटी की 30% यूटिलिटी सेटिस्फाइड हो गई। सो हम ये बोल सकते हैं कि जितना मेरा थर्स्ट था उसका कुछ परसेंटेज क्या है? कवर हो गया, बट एग्जैक्टली कितना परसेंट हुआ ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। सो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर बिकॉज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। यूटिलिटी क्या है? एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। ओके, मानस शास्त्रीय, जिस जो पर्सन के या हर पर्सन के अकॉर्डिंगली क्या है? बदलता है। देन थर्ड क्रिटिसिज्म है दैट इज इंडिविजिबल गुड्स। अब ये इंडिविजिबल गुड्स क्या होते हैं? देखिए, द लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू द इंडिविजिबल एंड बल्कि गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी सेट्स एक्सेट्रा which are normally purchased in a single unit at a time। इंडिविजिबल मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है? जनरली ड्यूरेबल गुड्स। ओके, अब कुछ गुड्स के बारे में ये लॉ क्या है? अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर मेरे घर पे टीवी है, मैंने आज उसको देखा, ठीक है, और आधे घंटे बाद अगर मेरा फेवरेट शो आ रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे क्या हो जाएगा? यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी। सो ड्यूरेबल गुड्स के लिए क्या है? ये लॉ क्या है? अप्लीकेबल नहीं है। So this law can be applicable only to the goods which are perishable in nature or which are मतलब consumable या eatable goods होते हैं। So bulky goods
like refrigerator, car, TV sets, etc., which are normally purchased in a single unit at a time. Then next है constant marginal utility of money. अब पैसे की जो यूटिलिटी है या मार्जिनल यूटिलिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है. सी द लॉ अज्यूम्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. पैसों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है. However, critics argue that marginal utility of money differs from person to person. But criticisms, ये क्रिटिसाइज करने वालों का क्या मतलब कहना है कि पैसों का जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये हर पर्सन के अकॉर्डिंगली बदलता है. जैसे प्रीवियसली हमने देखा भी है कि अमीर व्यक्ति को पैसे का एमयू या मार्जिनल यूटिलिटी कंपेरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू द पुअर पर्सन. इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन प्राइजेस, स्टॉक ऑफ मनी एक्सेट्रा. अब जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है दो चीजों के ऊपर डिपेंड किया गया है. ओके, लाइक इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस इन प्राइजेस. अगर चीजों की कीमतें अगर बदल जाती है तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, बदलती है. ओके, जैसे कोई चीज आज सस्ती है और कल महंगी हो गई तो लोगों को पैसों से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. और कोई चीज आज महंगी और सस्ती हो गई तो वाइस एंड वर्सा. So it is influenced by the changes in prices, stock of money, etc. उसके बाद में है सिंगल वांट. ये भी एक क्रिटिसिज्म यहाँ पे है. ओके, लाइक सिंगल वांट क्या होता है. सी द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ सिंगल वांट एट अ टाइम और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ये लॉ का क्या बोलना है कि एक समय पे एक ही जरूरत को पूरा करने के लिए क्या है, लॉ को स्टडी किया जाता है. However, in reality, a man has to satisfy many wants at a time. But वास्तविकता क्या है, not only to the man but to the woman also, every living being. हम सब लोगों की एक ही समय पे एक ही जरूरत नहीं होती, अलग अलग जरूरतें होती हैं और हमें उनको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है. अगर आपको याद होगा रॉबिन्स की डेफिनेशन में भी यही कहा गया है. सो दैट इज अबाउट द क्रिटिसिज्म टू द लॉ बाय द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट. स्पेसिफिक किसी पर्सन का नाम नहीं बताया गया, किसी इकोनॉमिस्ट का नाम नहीं बताया गया, बट दीज आर द क्रिटिसिज्म. जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई चीज को क्रिटिसाइज किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज गलत है, चीज प्रॉपर है. ओके, सिर्फ लोगों ने उसको एक अलग नजरिए से क्या किया गया है, वहां पे बताया गया है. फिर कुछ सिग्निफिकेंस दिए हैं. ओके, सी इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म, मतलब लॉ के कुछ क्रिटिसिज्म्स होने के बावजूद भी the law of diminishing marginal utility is very popular and an important law in the economics because of its universal application. देखिए लॉ के क्रिटिसिज्म होते हुए भी ये लॉ गलत नहीं है. तो ये लॉ के अपने आप में बहुत सारे फायदे हैं. ओके, क्योंकि ये लॉ की एप्लीकेबिलिटी कैसी है, यूनिवर्सल है. हर जगह पे ये लॉ को हम क्या है, अप्लाई करके स्टडी कर सकते हैं. सो लेट्स सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ. Among that, the first one is usefulness to the consumer. अब कंज्यूमर को ओके क्या यूजफुलनेस है देखते हैं इस लॉ में. ओके, सी यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर्स. सी दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर. ये लॉ क्या करता है, लोगों में अवेयरनेस, एक जागरूकता निर्माण करता है. टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेस. ये लॉ का क्या बोलना है कि ये लोगों में एक तरीके का अवेयरनेस फैला रहा है. किस बारे में, ओके, तो जो भी रिसोर्सेज उनके पास में है उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करके उनसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना. इट इज नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन. और उसके लिए हमें कुछ चीजों का जो कंजम्पशन है उसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा या डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे. दूसरा सिग्निफिकेंस है यूजफुल टू द गवर्नमेंट. ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंट्री की अलग अलग पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती है, तो गवर्नमेंट के लिए भी ये लॉ बहुत यूजफुल है. कैसे, देखिए द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी. गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज बनाती है, इन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए ये लॉ गवर्नमेंट को मदद करता है. प्रोग्रेसिव मतलब विच कैन डेवलप टू द इकोनॉमी. सो प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, चीजों की कीमत डिसाइड करने के लिए, टैक्सेशन पॉलिसी डिसाइड करने के लिए, और ट्रेड व्यापार की भी नीति निर्धारण करने के लिए गवर्नमेंट को ये मदद करता है. बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. अब पैराडॉक्स क्या होता है, बेसिकली पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू मतलब क्या होता है,
पैराडॉक्स होता है विरोधाभास या डिफरेंशिएशन. सी, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. चीजों का जो मूल्य होता है इसमें अलग या डिफरेंसेस क्यों है, इसके लिए भी स्टडी करने के लिए हमें ये लॉ मदद करता है. अब पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या है, देखिए जैसे 1 किलो अगर गोल्ड आपको परचेस करना है तो आज के मार्केट के हिसाब से यू नीड 55 लाख रुपीज, और वही 1 किलो अगर आपको लोहा अगर परचेस करना है, ओके, सो यू हैव टू पे ओनली 50 रुपीज. तो कितना डिफरेंसेस है. अब ये वैल्यू मतलब देखा जाए तो उसका वेट इक्वल है, 1 किलो गोल्ड एंड 1 किलो आयरन, बट इसका वैल्यू जो डिपेंड करता है इसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से. सो दोनों की अगर देखे जाए तो आयरन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है इसलिए उसकी प्राइस कम है, गोल्ड की अवेलेबिलिटी कम है इसलिए प्राइसेस ज्यादा है. सो इट इंक्लूड्स गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन यूज एंड जीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज सच एज एयर, वाटर, सनशाइन एक्सेट्रा. आपको पता होगा हमने लास्ट सेमेस्टर में वाटर डायमंड पैराडॉक्स भी पढ़ा है 11th में. अब वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज कैसा होता है उसी अकॉर्डिंगली डिजाइन किया गया है. सो इट इंक्लूड गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन यूज एंड जीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज. कुछ चीजों की यूज में वैल्यू ज्यादा होती है बट एक्सचेंज में उसका वैल्यू कम होता है. जैसे पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है बट अगर आज हम लेने जाएंगे तो 20 रुपए लीटर पानी मिलता है. वैसे कोई चीज उसकी हमें यूज कम है but उसका वैल्यू ज्यादा है. सेम एग्जांपल ऑफ द गोल्ड. सो these are available, these are decided on the basis of the availability, as well as goods that have more value in exchange and less value in use such as gold, diamonds, etc. नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, दैट इज बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले लॉ ऑफ डिमांड, ये जिसे मागणी का सिद्धांत भी बोला गया है. सो लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करने के लिए बेस जो है वो डीएमयू या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करता है. द लॉ ऑफ डिमांड is based on the law of diminishing marginal utility. According to the law of demand, the quantity demanded of goods rises when a fall in price and falls when an increase in the price. लॉ ऑफ डिमांड का क्या बोलना है कि जब कोई चीज की कीमत कम हो जाती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर उसकी प्राइस अगर बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है. ओके, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे. When a consumer purchases more and more units of a good, its marginal utility steadily decline. जब कोई पर्सन किसी चीज को ज्यादा परचेस करते जाता है तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है. Hence, he would buy additional unit of a commodity only at a lower price. इसलिए वो एडिशनल कमोडिटी तभी परचेस करेगा जब कीमत उन चीजों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. So that is about the significance of the law. In the next session, we will see the relationship between marginal utility and price. Okay.